Hello everyone. So today we will start with the last unit of solid state physics, which is your unit 3. Now what we have to study in unit 3? In unit 3 we have to study about the reciprocal lattice in detail, and then we'll proceed with the specific heat. Now in unit 3, which type of questions usually come in the exams? Now this unit 3 we'll do from the book R Chand, and in this book R Chand it consists of 2 chapters, chapters 4 and 5. Now usually one question comes from the chapter 4, which is on reciprocal lattice, and one question comes from the chapter 5, which is on specific heat. Now first we'll start with the chapter 4 and then we'll proceed with the chapter 5. So in unit 3, the first topic in unit 3 is K-space and reciprocal lattice. आर चांद में थोड़ा ज्यादा दे रखा है, सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगी कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा नहीं करना, ठीक है। के स्पेस क्या होता है, अब हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। के स्पेस मैंने तुम्हें ऑलरेडी जब हमारा यूनिट 2 का एंड चल रहा था उसमें लास्ट टॉपिक में मैंने के स्पेस का इंट्रोडक्शन दिया था। के स्पेस हमारा कौन सा स्पेस है? दिस इज द 3-dimensional स्पेस व्हिच इज हैविंग द कोऑर्डिनेट्स kx, ky and kz, where kx is the coordinate along x-axis, ky is the coordinate along y-axis, kz is the coordinate along z-axis. और k हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? k is equal to 2 pi upon lambda. 2 pi कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, तो हमारा जो k है, जो वेव वेक्टर है, इसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन 1 अपॉन लेंथ का होता है, या हम कह सकते हैं लेंथ इनवर्स का होता है। Now what is the relation between momentum and k? We all know from quantum mechanics that P is equal to h cut k, where h cut is equal to h upon 2 pi and where h is known as the Planck's constant. तो अगर मैं k स्पेस में h cut से मल्टीप्लाई कर दूं along x, y and z, तो मेरे पास h cut kx हो जाएगा px, h cut ky हो जाएगा py, h cut kz हो जाएगा pz. Now in general किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम 6-dimensional स्पेस का यूज करते हैं। Now ये 6-dimensional स्पेस क्या होता है? इसको हम फेज स्पेस बोलते हैं, और इस फेज स्पेस को मैं ऑलरेडी ही इन डिटेल तुम्हें करा चुकी हूँ इन दी सेकेंड ईयर में तुम सबने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है फेज स्पेस जो है वो होता क्या है, ठीक है। फेज स्पेस इज बेसिकली a 6-dimensional space which is having 3 position coordinates and 3 momentum coordinates, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही चीज है, किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम 6-dimensional स्पेस का यूज करते हैं, और उस 6-dimensional स्पेस में अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले ले तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? dx इंटू dy इंटू dz इंटू dpx इंटू dpy इंटू dpz. dx dy dz जो है ये लेंथ हो गई along the x, y and z axis of this volume element. dpx, dpy, dpz जो है वो लेंथ है along the px, py and pz axis respectively इस वॉल्यूम एलिमेंट का। अब 6-dimensional स्पेस है तो जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसके भी 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो दो 6 कोऑर्डिनेट्स आर dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. वॉल्यूम जो है वो कैसे होता है? जब हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे, सो हमें 6-dimensional स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट मिला dx, dy, dz इंटू dpx, dpy, dpz. ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, where px, py and pz, these are the 3 components of the momentum of a particle. x, y और z जो है हमें पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देते हैं, px, py, pz जो है हमें पार्टिकल के मोमेंटम कंपोनेंट्स देते हैं along the 3 axes. Now
अब हम यहाँ पर लेकिन इस के स्पेस या मोमेंटम स्पेस की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, हम अभी तक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे थे। हम कहते हैं अगर क्रिस्टल में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या जो भी बेसिस हैं, जब हम उनको पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं तो वो पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। वो क्रिस्टल जो है हमारा लैटिस हो जाता है। तो हर एक एटम का या हर एक लैटिस पॉइंट का एक पोजीशन जो है वो स्पेसिफाइड है इन सच अ वे कि जो उनका अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक रहेगा। एक पॉइंट के अक्रॉस जो इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट सारे पॉइंट्स के अक्रॉस रहेगा। अरेंजमेंट इज कंप्लीटली पीरियोडिक अरेंजमेंट। हर एक पार्टिकल की एक अपनी पोजीशन है। So the idea of crystal lattice, this may give the wrong impression that molecules are stationary at the lattice sites. हम ये बोलते हैं क्रिस्टल में हर एक लैटिस पॉइंट या हर एक एटम, मॉलिक्यूल या बेसिस जो है उसकी पोजीशन स्पेसिफाइड है। तो इससे ये रॉन्ग इंप्रेशन बन सकता है रीडर को कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी हैं अपनी पोजीशन पे। एक्चुअली जो हमारे पास सॉलिड है या लैटिस है या क्रिस्टल है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो इन मोशन होते हैं इवन एट 0 केल्विन। अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन तक ले जाएं तब भी पार्टिकल्स का मोशन या मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टेशनरी नहीं होता, दे आर ऑलवेज इन मोशन। वो रेस्ट पे नहीं होते, मोशन में होते हैं। मतलब मोशन में अगर है तो कुछ वेलोसिटी है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है दैट मींस मोमेंटम नॉन जीरो है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टल में वो स्टेशनरी नहीं है, दे आर इन मोशन। दैट मींस देयर इज सम मोमेंटम एसोसिएटेड विद दैट मॉलिक्यूल। दैट मींस हम सिर्फ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करते, हमें मोमेंटम कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। That means 3 dimensional space से हमारी बात नहीं बनेगी। We need 6 dimensional space where 3 coordinates are of position and 3 coordinates are of momentum. और जो हम लैटिस साइट्स कहते हैं कि इस पर्टिकुलर लैटिस साइट पे ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो दैट इज बेसिकली द एवरेज पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज इन मोशन। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं दे एग्जीक्यूट मोशन about their average position corresponding to the lattice site. तो इसमें एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, के स्पेस क्या होता है वो तुम सबको ऑलरेडी पता है। के स्पेस को हम रेसिप्रोकल स्पेस भी कहते हैं। तो के स्पेस और रेसिप्रोकल लैटिस जो है इसके बीच में क्या रिलेशन है ये हम लास्ट में बताऊंगी मैं। पहले जितना जान लो के स्पेस क्या होता है। के स्पेस जो है वो स्पेस होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स है अलोंग एक्स वाई एंड जेड वो के एक्स के वाई के जेड होते हैं। अगर मैं इसको एच कट से मल्टीप्लाई कर दूं तो के स्पेस जो है दिस इज नथिंग बट द मोमेंटम स्पेस। और क्रिस्टल में जो हर एक मॉलिक्यूल है इट इज नॉट एट रेस्ट, इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। So we use 6 dimensional space instead of 3 dimensional space. और जो हम लैटिस साइट्स की बात करते हैं they are basically the average position of the molecules which are in motion about that average position. यहाँ तक पता होना चाहिए। नेक्स्ट what we know P is equal to H cut K होता है where H cut is H upon 2 pi and K vector is nothing but the wave vector which has the magnitude 2 pi upon lambda. ठीक है, since P is directly proportional to K, the momentum space introduced earlier can be replaced by K space except the unit needed to describe this space. For example, K space will represent momentum space if this space is in unit of H cut. ठीक है, अभी हमने शुरू में मोमेंटम स्पेस इंट्रोड्यूस किया, बट जो मोमेंटम वेक्टर है इट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव वेक्टर। तो हमारा जो ये मोमेंटम स्पेस है इसको हम के स्पेस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ दोनों में एच कट फैक्टर का डिफरेंस है। अगर मोमेंटम के कंपोनेंट्स को एच कट से डिवाइड कर दोगे तो के स्पेस बन जाएगा, और के वेक्टर के कंपोनेंट्स को अगर एच कट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मोमेंटम स्पेस
बन जाएगा। तो जैसे मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट के 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स थे dpx, dpy, dpz, ऐसे ही के स्पेस में जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसके कंपोनेंट्स होंगे dkx, dky, dkz। तो अगर कोई मूविंग पार्टिकल है उसको 6 डायमेंशनल स्पेस में हमें लिखना है, और अगर वो हमारा पोजीशन और के स्पेस से मिलके बन रहा है तो वॉल्यूम हो जाएगा dx, dy, dz, dkx, dky, dkz। और अगर पोजीशन और मोमेंटम स्पेस से मिलकर वो 6 डायमेंशनल स्पेस बन रहा है तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। ठीक है, इसमें बस इतना ही करना है के स्पेस में। और इस चीज का ध्यान रखना है कि बेशक हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन मोशन है अबाउट द एवरेज पोजीशन, स्टिल ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे आर periodically arranged inside the crystal। जो अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक रहेगा, उसके बाद ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यू हैव टू डू इज व्हाई डू वी नीड रेसिप्रोकल लैटिस। देखो दो तरीके के लैटिस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लैटिस, एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस। अब तक हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो पढ़ा वो हमने डायरेक्ट लैटिस पढ़ा। दैट मींस वो रियल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लैटिस है। हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें डिफरेंट बेसिस जो है दे आर अरेंज्ड पीरियोडिकली, और ये जो बेसिस हैं दे आर बेसिकली इन मोशन इवन एट 0 केल्विन। और ये जो हमारे बेसिस हैं जो मोशन में है एट 0 केल्विन, इनके जो पोजीशंस हम डिस्क्राइब करते हैं दे आर बेसिकली देयर एवरेज पोजीशन। नाउ उसके बाद अब हम किस में आए हैं, अब हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस की। डायरेक्ट लैटिस में जो अब तक हमने पढ़ा उसमें और रेसिप्रोकल में लैटिस में डिफरेंस क्या है, और डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्ट लैटिस है जिसमें हम आराम से जो हमारे क्रिस्टल है उनके अंदर एटम्स की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब हमारे पास डायरेक्ट लैटिस है तो हमने रेसिप्रोकल लैटिस को स्टडी करने की जरूरत क्यों समझी। जरूरत हमने क्यों समझी, अब मैं बताऊंगी रेसिप्रोकल लैटिस होता क्या है और इसको हम क्यों बनाते हैं, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी। देखो क्रिस्टल का जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट में, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हमारे पास कोई क्रिस्टल होता है और उसके ऊपर जब एक्सरेज फॉल करती हैं, तो जब वो ब्रैग कंडीशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा सेटिस्फाई करती हैं, उस केस में वो पर्टिकुलर एक्सरे बीम ब्रैग डिफ्रैक्ट हो जाती है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम फोटोग्राफिक फिल्म पे स्टडी करते हैं, और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की हेल्प से हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। नाउ अब हमने ये बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है कि एक्सरेज जो है वो फॉल करेंगी क्रिस्टल पे, और क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स हैं जिनकी अपनी ओरिएंटेशंस हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस और स्पेसिंग्स पे जो हमारे प्लेन्स प्रेजेंट है विच कैन बी इंटरपेनिट्रेटिंग ऑल्सो, जो उस पे एक्सरे बीम फॉल करेगी, तो अगर ब्रैग कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो बीम ब्रैग डिफ्रैक्ट हो जाएगी। पर अगर हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली इन सारे प्लेन्स का विजुअलाइजेशन जो है बहुत डिफिकल्ट है। जब हमने ब्रैग्स लॉ का डेरिवेशन करा था तो उसमें भी हमने जो क्रिस्टल कंसीडर किया था उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड लिया था कि लेट्स से क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम्स। बट एक्चुअली में जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो इतना सिंपल नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा उस स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो हमें एक ऐसा लैटिस चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जो डायरेक्ट लैटिस से थोड़ा सिंपलर हो स्टडी करने में, ताकि हम डायरेक्ट लैटिस को स्टडी करने की बजाय अगर उस सिंप्लीफाइड लैटिस को स्टडी कर लें तो हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर और उसके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाए।
वो जो दूसरा ऑल्टरनेटिव लैटिस है विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लैटिस, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, ये चीज अब और क्लियर होगी कि अब ये जो ऑल्टरनेटिव सिंप्लीफाइड लैटिस है इसको बनाते कैसे हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन बाय सेट्स ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन्स इन अ क्रिस्टल। जब एक्सरे किसी पैरेलल लैटिस प्लेन्स पे फॉल करती हैं क्रिस्टल के, तो रिफ्लेक्शन होती है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रैग कंडीशन ना। लेकिन जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर वी हैव सो मेनी इंटरपेनिट्रेटिंग प्लेन्स व्हिच आर हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस एंड स्पेसिंग्स that can diffract a given beam of X rays। जब एक्सरे क्रिस्टल पे फॉल करती हैं तो क्रिस्टल के अंदर ऑलरेडी इतने सारे सेट ऑफ इंटरपेनिट्रेटिंग प्लेन्स होते हैं which are having the different orientations and spacings। Now this requires the consideration of several set of parallel planes। obviously जो विजुअलाइजेशन है इन सारे प्लेन्स का वो बहुत डिफिकल्ट है, कहना बहुत आसान है पर उसको विजुअलाइज करोगे तो बहुत मुश्किल है इसको विजुअलाइज करना कि क्रिस्टल के अंदर वी हैव सो मेनी प्लेन्स। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट दिया गया था, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पीपी इवॉल्ड ने। To overcome this difficulty, the concept of reciprocal lattice was devised by P.P. Ewald। किस तरीके से बनाया उसने क्रिस्टल रेसिप्रोकल लैटिस, यहाँ ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, जो सारे पैरेलल प्लेन्स हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं डायरेक्ट लैटिस पे, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ नॉर्मल to these planes having length proportional to reciprocal to their interplanar spacing, that is proportional to 1 upon DHKL। रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बनाते हैं, अभी यहाँ पे इसको ब्रीफली थोड़ा सा समझ लो, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, उसमें ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो रेसिप्रोकल लैटिस हम कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट लैटिस में जो डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, उन पैरेलल प्लेन से एक पहले कहीं पे भी एक आर्बिट्री ओरिजिन कंसीडर कर लो, फिर उस ओरिजिन से वो जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है, सपोज मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेन है, प्लेन जो है एक्चुअली 2 डायमेंशनल होता है, चलो मैं इस तरीके से बना देती हूँ। ये मेरे पास पैरेलल प्लेन है, यहाँ पर लेट से मैंने ओरिजिन लिया, तो इस पैरेलल प्लेन से ओरिजिन से इस पैरेलल प्लेन तक मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी। नॉर्मल क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन DHKL के। बाद में हम देखेंगे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 2 पाई होगा। तो ये जो लेंथ होती है नॉर्मल की वो होगी 2 पाई अपॉन DHKL। सपोज ये मेरे पास प्लेन है 110 प्लेन। ठीक है, अगर ये मेरे पास 110 प्लेन है तो 110 प्लेन का DHKL क्या होगा, D110। इसकी एक्सप्रेशन सबको पता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो वहां से मैंने DHKL निकाल लिया, फिर वहां से मैं 2 पाई अपॉन DHKL भी निकाल सकती हूँ। अब इस ओरिजिन से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इस नॉर्मल की लेंथ जो है, हमें ये नॉर्मल कितना बड़ा बनाना है, मतलब इस नॉर्मल को हम कहाँ ट्रंकेट करें, इस नॉर्मल को हम टर्मिनेट करेंगे वहां पर जब ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई अपॉन DHKL। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम नाम देंगे HKL। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका नाम हो गया 110। ठीक है, ऐसे हमारे जितने भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं वहां उसके हम नॉर्मल्स कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, और वो जो नॉर्मल्स हैं उनकी लेंथ होगी 2 पाई अपॉन DHKL, और वो जिस जगह पे ट्रंकेट होगी 2 पाई अपॉन DHKL लेंथ, वहां पर हम एक पॉइंट बना देंगे और उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन ब्रैकेट एज HKL। तो HKL जो है अब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया।
तो ऐसे हमारे पास जो डिफरेंट नॉर्मल्स को ड्रॉ करके जो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिनको हमने मार्क किया है एट द एंड ऑफ द लेंथ 2 पाई अपॉन DHKL। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मिलकर रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं ना। अब ये बनाने का फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, जो प्लेन है हमारा वो 2 डायमेंशनल होता है, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड एक्स जेड प्लेन। प्लेन 2 डायमेंशनल है, पर जब हम उस प्लेन के एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो नॉर्मल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। तो 2 डायमेंशन को हमने 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। जितने हम डायमेंशंस कम करते जाएंगे उतना ही सिस्टम को स्टडी करना आसान होता जाएगा। तो दिस इज व्हाई वी नीड अ रेसिप्रोकल लैटिस। This is the reason why we construct reciprocal lattice from the direct lattice, since it is easier to deal with these points rather than to deal with the set of planes. Planes को study करने से ज्यादा आसान है points को study करना। 2 dimensional plane को study करने से ज्यादा आसान है 1 dimensional line को study करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है डायरेक्ट लैटिस में, उससे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन DHKL. So we are to consider various set of parallel planes in a crystal. We might more promptly think in terms of such normals. That means 1 dimensional line instead of 2 dimensional plane. ये जो नॉर्मल्स हैं दे आर ड्रॉन विद रेफरेंस टू एनी आर्बिट्री ओरिजिन। किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन ले लो और वहां से सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के नॉर्मल ड्रॉ कर दो और पॉइंट्स को मार्क करो एट द एंड। उस नॉर्मल का एंड कहां पर होगा? 2 पाई अपॉन DHKL पे, और वहां पर एक पॉइंट मार्क कर दो। ठीक है, जो मार्क्ड टर्मिनल पॉइंट्स हैं इन सारे नॉर्मल्स के which are corresponding to the all set of parallel planes, they form a regular arrangement of lattice array, and this regular arrangement of points is basically called रेसिप्रोकल लैटिस। अब ये जो पॉइंट्स का लैटिस एरे बना है इसको रेसिप्रोकल लैटिस नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ करे हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये नॉर्मल का एंड पॉइंट है, और वो जो नॉर्मल है उसकी लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। तो दैट इज व्हाई इसको रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं, क्योंकि इस लैटिस में जो डिस्टेंसेस हैं दे आर रेसिप्रोकल टू दोज इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल में जो हमारे DHKL थे उसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं, इसलिए इसको रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। तो जो हर एक पॉइंट है रेसिप्रोकल लैटिस पे वो बेसिकली एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स। तो अगर हम उन पॉइंट्स को स्टडी कर लें तो हमें सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी। तो जो हर एक पॉइंट है इट बेसिकली प्रिजर्व्स all the important characteristics of the set of planes it represents. Now the direction of the point from the origin specifies the orientation of the planes, and the distance of the point from the origin represents the interplanar spacing of that set of planes. तो जब हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस आ गया, अब हम इस रेसिप्रोकल लैटिस को अगर स्टडी कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोकल लैटिस में डिफरेंट सेट ऑफ पीरियोडिक अरेंजमेंट है पॉइंट्स का। हर एक पॉइंट की जो डायरेक्शन है ओरिजिन से वो हमें प्लेन का ओरिएंटेशन बता रहा है, क्योंकि उस प्लेन के नॉर्मल ही हमने वो डायरेक्शन ड्रॉ करी है। तो प्लेन नॉर्मल की डायरेक्शन से हमें प्लेन का ओरिएंटेशन मिल जाएगा, और नॉर्मल की जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है DHKL के। तो जो डिस्टेंस है पॉइंट का ओरिजिन से, दैट मींस जो नॉर्मल की लेंथ है उससे हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग मिल जाएगी उन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स की। सो इट इज इजियर टू डील विद सच पॉइंट्स rather than to deal with the set of planes
दिस इज द रीजन वी यूज रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है दैट व्हाई डू वी नीड रेसिप्रोकल लैटिस। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है लाइक what is reciprocal lattice and why do we need reciprocal lattice, तो what is reciprocal lattice में तुम ये लिख सकते हो कि हर एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन जो है डायरेक्ट लैटिस में, जब हम उनसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ प्रोपोर्शनल है 1/DHKL के, फिर हम उनको एंड पॉइंट्स को पॉइंट से मार्क कर देंगे। फिर ये जो हमारे पास सीरीज ऑफ पॉइंट्स आए हैं, दीज आर रेसिप्रोकल लैटिस। और इसकी हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि पॉइंट्स को स्टडी करना ज्यादा आसान है रादर देन प्लेन्स को स्टडी करना। वन डायमेंशनल लाइन इज मोर इजियर टू स्टडी देन दी टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वी हैव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स फॉर ऑर्थोगोनल क्रिस्टल एक्सिस। इसको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पर मैं बताऊंगी जब हमारे क्रिस्टल एक्सिस ऑर्थोगोनल है, मतलब जब तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड, जब तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, उस केस में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्या निकल कर आते हैं। ये 4.4 पर आ जाओ, इसे करने की जरूरत नहीं है। 4.4 पर आ जाओ। इन जनरल जो क्रिस्टल एक्सिस है उसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है। डायरेक्ट लैटिस में हमने एक टर्म पढ़ी थी ट्रांसलेशनल वेक्टर। एक था ट्रांसलेशनल ऑपरेशन कैपिटल T विच इज इक्वल टू n1 A वेक्टर प्लस n2 B वेक्टर प्लस n3 C वेक्टर, where n1, n2, n3 are arbitrary integers and small a vector, b vector and c vector, these are known as the crystal axis। ठीक है, या फिर इसको हम क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स भी बोलते थे। ठीक है, a वेक्टर जो है दिस इज अलोंग द x एक्सिस, b वेक्टर इज अलोंग द y एक्सिस, c वेक्टर इज अलोंग द z एक्सिस। और a वेक्टर की जो लेंथ है वो a होती है, बी वेक्टर की लेंथ जो है मैग्नीट्यूड b है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड c है। तो a वेक्टर इज ai कैप, b वेक्टर इज bj कैप, c वेक्टर इज ck कैप। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट लैटिस में देखा था। जैसे डायरेक्ट लैटिस में क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं a b and c, these small a b and c जैसे लैटिस वेक्टर्स होते हैं डायरेक्ट लैटिस में, ऐसे ही रेसिप्रोकल लैटिस में भी लैटिस वेक्टर्स होते हैं जिनको हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स बोलते हैं। और उनको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। So capital A, capital B and capital C, they are basically representing the three reciprocal translational vectors. So what are capital A, capital B and capital C? These are the three reciprocal translational vectors, or we can say these are the three translational vectors in the reciprocal lattice। जैसे T वेक्टर को हम लिखते थे n1 A वेक्टर प्लस n2 B वेक्टर प्लस n3 C वेक्टर, ऐसे ही रेसिप्रोकल लैटिस में G वेक्टर होता है जिसको हम लिखते हैं एज HA वेक्टर प्लस, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज KB वेक्टर प्लस LC वेक्टर। तो G वेक्टर हमारा क्या होता है, HA वेक्टर प्लस KB वेक्टर प्लस LC वेक्टर। ठीक है, और ये जो हमारा G वेक्टर है इसको हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, दिस G वेक्टर इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। कैपिटल A वेक्टर, कैपिटल B वेक्टर एंड कैपिटल C वेक्टर, these are the different translational vectors or the reciprocal translational vectors। ठीक है, G वेक्टर होता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। G वेक्टर हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और A, B एंड C हमारे होते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। और H के L जो है दीज आर दी इंटीजर्स। ठीक है, तो जैसे हम वहां पे एक पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशनल ऑपरेशन कैपिटल T, ऐसे ही रेसिप्रोकल लैटिस में हम एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, हम एक HKL पॉइंट से दूसरे HKL पॉइंट पे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैपिटल G। तो इसके टॉपिक में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल लैटिस फॉर जर्नल क्रिस्टल एक्सिस, इसमें सिर्फ इतना करना है, दिस रिलेशन G vector is HA vector plus KB plus LC, where G vector is the reciprocal lattice vector, HKL integers है, A, B and C जो है, these are the translational vectors of the reciprocal lattice। एक चीज तुम्हें ये पता होनी चाहिए, what is V naught। जब मैंने डायरेक्ट लैटिस पढ़ाया था, जब वहां यूनिट सेल आया था, तो मैंने वहां पे बताया था जो हमारा डायरेक्ट लैटिस है उसका जो यूनिट सेल है वो पैरेललोपिपेड होता है। ठीक है, ये जो बनाया है फिगर 4.1, दिस इज दी पैरेललोपिपेड। और पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C, जिसको मैं लिख सकती हूँ, ये तुम ऑलरेडी वेक्टर्स में पढ़ चुके हो, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। ये जो वॉल्यूम है हमारा यूनिट सेल का डायरेक्ट लैटिस का, दैट इज इक्वल टू V नॉट। सो V नॉट क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन द डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस में जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो होता है A डॉट B क्रॉस C, जहां A, B और C जो है वो स्मॉल है। ठीक है, A, B और C जो है स्मॉल है, और जो V नॉट है, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस हम बाद में निकालेंगे, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। सो V नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस, नॉट इन रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, ये मैंने लास्ट जब हमने डायरेक्ट लैटिसेस पढ़े थे, नॉर्मल क्रिस्टल्स पढ़े थे, वहां पे ऑलरेडी बताया था कि जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो पैरेललोपिपेड होता है, एंड दैट इज A डॉट B क्रॉस C, लेट इट बी डिनोटेड बाय V नॉट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डू, ये जो हमारे रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है A, B और C, ये होते क्या है। A वेक्टर हमारा इक्वल होता है, इन सबको याद करना है, A वेक्टर हमारा इक्वल होता है 2 पाई इंटू V क्रॉस C डिवाइडेड बाय V नॉट, वेयर V नॉट इज A डॉट B क्रॉस C। इन सबको याद करना है। B वेक्टर होता है हमारा 2 पाई इंटू C क्रॉस A डिवाइडेड बाय V नॉट। C वेक्टर इज 2 पाई इंटू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय V नॉट। इसको याद करना आसान है, जब यहाँ कैपिटल A है तो यहाँ स्मॉल b और c है, A नहीं है। जब कैपिटल B है तो स्मॉल c और A है, B नहीं है। जब कैपिटल C है तो स्मॉल a और B है, C नहीं है। So these are the definitions of reciprocal translational vectors, capital A, capital B and capital C, where V naught is equal to A dot B cross C, where A, B and C, these are the, where A, B and C are small, which basically represents the crystal translational vectors in the direct lattice। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस में अगर हमें एक HKL पॉइंट से दूसरे HKL पॉइंट पे जाना है तो हम कैपिटल A डायरेक्शन में H यूनिट मूव करेंगे, कैपिटल B डायरेक्शन में K यूनिट मूव करेंगे, और कैपिटल C डायरेक्शन में L यूनिट मूव करेंगे। जैसे डायरेक्ट लैटिस में हम N1, N2, N3 डिस्टेंसेस मूव करते थे अलोंग A, B एंड C, और फिर हमें पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता था। इसी तरीके से यहाँ पर है। Now next कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे बिटवीन डायरेक्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c and the reciprocal translational vectors capital A, capital B and capital C. Now small a vector dot capital A vector और small b vector dot capital B vector and small, यहाँ पे a नहीं आएगा c आएगा, गलती है, एंड स्मॉल c वेक्टर डॉट कैपिटल C वेक्टर जो है ये सारे इक्वल टू 2 पाई होते हैं। कैसे, सिंपल है, यहाँ अगर मैं इसको a डॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई इंटू a डॉट b क्रॉस c डिवाइडेड बाय v नॉट। v नॉट इज आल्सो a डॉट b क्रॉस c, तो दोनों कैंसल आउट होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, एंड विल गेट 2 पाई।
So a vector, small a vector dot capital A vector is equal to 2 pi. Similarly मैं इसको यहाँ b डॉट से अगर डॉट प्रोडक्ट करती हूँ स्मॉल b से, तो ये हो गया 2 pi into b dot c cross a, which is nothing but a dot b cross c. तो यहाँ से भी 2 pi आया. सिमिलरली स्मॉल c वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करती हूँ कैपिटल C के साथ, तो ये आएगा 2 pi into c dot a cross b, जिसको मैं लिख सकती हूँ a dot b cross c. v नॉट भी a dot b cross c है, तो वॉल्यूम्स कैंसल आउट होंगे फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड वील गेट 2 pi. From equations 4.5 we can say that a dot a is equal to b dot b equal to c dot c equal to 2 pi. नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या चीज पता है, देखो a वेक्टर जो है वो क्या है 2 pi into b cross c डिवाइडेड बाय v नॉट. b cross c क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है b और c का. ये हमें ऑलरेडी वेक्टर्स में पता है, जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. इसका मतलब जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होगा बी के भी और सी के भी. परपेंडिकुलर है बी के भी और सी के भी. अगर उसके साथ ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0. सिमिलरली कैपिटल बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा स्मॉल सी और स्मॉल ए के, एंड कैपिटल सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा स्मॉल ए और स्मॉल बी के. दैट मींस स्मॉल ए डॉट कैपिटल बी 0 होगा. ठीक है, बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है. ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर आएगा विच इज बी वेक्टर जो सी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है. दैट मींस ए डॉट बी 0 आएगा. और यहाँ पर अगर करोगे तो a डॉट सी क्रॉस a को जब हम a डॉट b करेंगे, ठीक है, तो a डॉट b क्या हो जाएगा, a डॉट सी क्रॉस a. a डॉट सी क्रॉस a को मैं लिख सकती हूँ a डॉट a क्रॉस c और c डॉट a क्रॉस a. a क्रॉस a हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है. तो दैट मींस a डॉट b 0 होगा, a डॉट c भी 0 होगा, b डॉट a भी 0 होगा, c डॉट a भी 0 होगा, c डॉट b भी 0 होगा. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. तो आई होप यहाँ से क्लियर है. ये सबको पता है, ये सबको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी उन तीनों को डिराइव कर सकते हो रिलेशंस को, कि a डॉट b क्रॉस c को आई कैन राइट एज c डॉट a क्रॉस b इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ये सिंपल है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, ये कैसे आया और ये कैसे आया. ठीक है, from relation 4.1 it is to be noted that the reciprocal translational vectors bear a simple relation to the crystal translational vectors. क्या रिलेशन है, कैपिटल A वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा स्मॉल b और स्मॉल c के, क्योंकि A वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B क्रॉस C. तो अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पर जो कैपिटल A है वो परपेंडिकुलर होगा B के भी और C के भी. सिमिलरली कैपिटल B जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा स्मॉल c और स्मॉल a के, और जो कैपिटल C है वो भी परपेंडिकुलर होगा स्मॉल a और स्मॉल b के. तो यहाँ पर ये हमारा खत्म हुआ. ये हमारा जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है कैपिटल G होता है, और जो रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं वो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C होते हैं, जिनकी डेफिनेशंस जो है इक्वेशन 4.5 में दे रखी हैं. यहाँ से जो है हम ये सारी चीजें जो है डिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस. रेसिप्रोकल लैटिस है, इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब जो शुरू में मैंने बताया था रेसिप्रोकल लैटिस का जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पर जो मैंने बताया था अब वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस देखेंगे. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे.